हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की ये वीडियो है ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप एलिजिबिलिटी के बारे में। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। बहुत सारे डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। एज यूजुअल, जो मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, ये वीडियो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे बना रही हूँ। मैं एक सिर्फ कंटेंट क्रिएटर हूँ और रेलेवेंट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के लिए आपका सोर्स ऑफ ट्रुथ हमेशा imi.homeaffairs.gov.au की वेबसाइट होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई चेंजेस हुए, कोई भी चेंजेस जो रिसेंटली हुए, वो आपको वहाँ पे दिख जाएंगे। एज ऑफ टुडे जो भी कंटेंट इस वीडियो में मैं डालूंगी वो एक्यूरेट है, पर क्योंकि ये सारी चीज़ें, कंडीशंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं, तो इसलिए हमेशा सही रहता है कि आप जो गवर्नमेंट साइट्स हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करें, रेदर देन किसी लिंक से या किसी वीडियो से। इस वीडियो के जरिए मैं आपको वो प्रोसेस एक्सप्लेन करूँगी। जो भी इंफॉर्मेशन है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको हेल्प कर सकती हूँ। जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस रहे हैं वो शेयर करूँगी, जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी, थोड़ी गाइडेंस मिलेगी कि आपको अपना एप्लीकेशन कैसे रेडी करना है, आप एलिजिबल कैसे अब हम हो आ सकते गए हैं बिकम एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन पेज पे। जैसा कि मैंने कहा, imi.homeaffairs.gov.au की वेबसाइट ही आपका सोर्स ऑफ ट्रुथ है। यहाँ आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड एप्लीकेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, क्योंकि रिसेंटली कुछ रूल्स चेंज हुए हैं कि जो भी न्यूजीलैंड एप्लीकेंट्स है उनकी पीआर जर्नी और उनकी सिटीजनशिप लेने की प्रोसेस में थोड़ा बहुत रूल्स के चेंजेस हुए हैं, तो वो यहाँ पे अपडेट है उस बारे में। तो इसलिए कभी भी आपका सोर्स ऑफ ट्रुथ हमेशा imi.homeaffairs.gov.au की वेबसाइट ही होनी चाहिए, ताकि आप कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना कर सके। तो यहाँ पे हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जहाँ जब मैंने अपना ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन रेडी किया था, यहाँ आकर मैंने चेक किया था कि वेदर आई एम एलिजिबल और नॉट। कई बारी होता है, यू कीप थिंकिंग कि अभी आप एलिजिबल नहीं हुए हैं, आपको 5 इयर्स रहना है, उसके बाद आप एलिजिबल हैं। बहुत सारे डाउट्स होते हैं। कई बारी सर्टेन क्राइटेरियाज होते हैं जो अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप उस टाइम फ्रेम से पहले भी एलिजिबल हो सकते हो। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं मिल जाएगी इस पेज पे। तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज आप देख सकते हैं, जो 3 मेन कैटेगरीज है जो डिफाइन करती हैं कि आर यू एलिजिबल फॉर ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप। अगर आप एक परमानेंट रेजिडेंट है या एलिजिबल न्यूजीलैंड सिटीजन है जिसकी एज 18 टू 59 है, जो बच्चे हैं 16 या 17 से हैं, पार्टनर है, स्पाउस है किसी ऑस्ट्रेलियन सिटीजन के, रिफ्यूजी और ह्यूमैनिटेरियन माइग्रेंट्स हैं, तो वो इस सेक्शन के अंदर फॉल करते हैं। अगर आप 60 इयर्स से ऊपर हैं तो आप ये बिकम एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन बाय कॉन्फेरल वाले सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। या एक थर्ड है, योर पेरेंट वाज एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन व्हेन यू वर बोर्न ओवरसीज। सो बहुत बार होता है कि आप ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है और आपके बच्चे ओवरसीज पैदा हुए हैं, तो उनके लिए डिफरेंट कंडीशन है सिटीजनशिप एक्वायर करने की। तो ये उन वो सेक्शन है। तो मैं इन दोनों सेक्शंस में नहीं जाऊंगी, तो हम जाएंगे परमानेंट रेजिडेंट्स वाले सेक्शन में और उसकी डिटेल्स चेक करेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपको एप्लीकेशन रेडी करने के लिए, ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप एप्लीकेशन के लिए। और भी इस पेज पे नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे और सारे पाथवेज भी हैं कि और कौन कौन से तरीके हैं ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप एक्वायर करने के। तो यहाँ पे है चाइल्ड जो कि 15 इयर्स या उससे यंगर है, वो अपने आप भी एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर पीआर रेसिडेंट्स, तो इनकी कंडीशन अलग है। अगर आपके पेरेंट्स फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चाइल्ड अडॉप्शन के लिए एक डिफरेंट क्राइटेरिया है। पर्सन विद इनकेपेसिटी और इम्पेयरमेंट, उनके लिए अलग कंडीशन है। और अगर आपने ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप गिव अप कर दी और दोबारा से आप ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, उसके लिए एक अलग कंडीशन है। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में बॉर्न हुए हैं और स्टेटलेस है, स्टेटलेस का मतलब कि आपके पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं है, किसी भी देश की सिटीजनशिप नहीं है, उस कंडीशन में भी आपके पास प्रावधान है, आपके पास प्रोविजन है कि आप
ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सारे सेक्शंस में जाके आप अपनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हम जाएंगे परमानेंट रेजिडेंट सेक्शन में। यहाँ देख सकते हैं हम इसकी डिटेल्स बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन इस कैटेगरी के अंदर ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप को अप्लाई कर सकता है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती है कॉस्ट के बारे में, AUD 490, और क्या क्या आपकी प्री रिक्विजिट है इसको अप्लाई करने के लिए। या तो आप परमानेंट रेजिडेंट हो या आप एलिजिबल न्यूजीलैंड सिटीजन हो जब आप ये अप्लाई कर रहे हैं और जब आप अपना एप्लीकेशन लॉन्च करना चाहते हैं। जब आप अपना एप्लीकेशन लॉन्च करना चाहते हैं और जब उस पर डिसीजन होना है तब आपको ऑस्ट्रेलिया में होना चाहिए मोस्ट ऑफ द केसेस। कुछ एक्सेप्शंस है कि अगर आपकी कोई इमरजेंसी है, आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, तो वो केस बाय केसेस बेस पे डिस्कस कर सकते हैं आप अथॉरिटीज के साथ। प्रोसेसिंग टाइम, अगर आपको प्रोसेसिंग टाइम जानना है कि कितना स्टार्ट टू एंड कितना टाइम लगता है, एक बार एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया तो कितना टाइम लगता है, वो इन्फॉर्मेशन चेक और प्रोसेसिंग टाइम्स पे आपको सारी मिल जाएगी। तो जब हम चेक करते हैं तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि सेरेमनी वेट टाइम कितना है, प्रोसेसिंग टाइम कितना है। दिस इज अगेन समथिंग डिफरेंट। सो प्रोसेसिंग टाइम वो टाइम है जब आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और आपकी आपका एप्लीकेशन फाइनलाइज होने तक का टाइम प्रोसेसिंग टाइम है। और सेरेमनी वेट टाइम है जब आपका एप्लीकेशन फाइनलाइज हो गया है और ये डिसीजन हो गया है कि आपको ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप ग्रांट की जाएगी या नहीं की जाएगी। उसके बाद सेरेमनी कि अगर आपको ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप ग्रांट की जा रही है तो वो कब आप वो ओथ लेंगे, वो प्लेज लेंगे और आपको वो सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आप ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप है इस डेट से। तो वो सेरेमनी वेट टाइम होता है। तो ये दो डिफरेंट टाइप के वेट टाइम है यहाँ पे। प्रोसेसिंग टाइम यहाँ पे इस पेज पे मेंशन है। 25% ऑफ एप्लीकेशंस 5 महीने के अंदर हो जाते हैं, 50% 6 मंथ्स के अंदर हो जाते हैं, 75% 8 मंथ्स और 90% ऑफ एप्लीकेशन 11 मंथ्स। सो रफली 1 ईयर का टाइम आप मान के चलिए वर्स्ट केस सिनेरियो। कुछ जैसे कोविड की सिचुएशन थी तो बहुत सारे बैकलॉग्स हो गए थे, तो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन थी। अदरवाइज 6-7 मंथ्स के अंदर जनरली सिटीजनशिप का डिसीजन आ जाता है। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है 6 to 7 मंथ्स के अंदर आ गया था। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, उनका भी 2 to 3 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स मैक्स था जब उनका सिटीजनशिप का डिसीजन आ गया था। और उसके बाद एडिशनल 2 मंथ्स जो थे वो उनका सेरेमनी का वेट टाइम था। और सो 1 ईयर मान के चलिए आपको आपका सिटीजनशिप के लिए। और जो एडिशनल चीज़ें हैं जो आपको इस पेज पे मिलती हैं वो हैं कि ये कैटेगरी, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो 60 ईयर्स से नीचे हैं। 60 ईयर्स वालों की अलग कैटेगरी है जो मैंने आपको पहले पेज पे दिखाई थी। वहाँ जाके आप अपना एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं या उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एक पेरेंट अपने डिपेंडेंट चाइल्ड जो कि 15 ईयर्स से नीचे है, 15 ईयर्स से यंगर है, उनको अपने एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं। अगर वो 15 ईयर्स से एल्डर हैं तो आप उनको अपने एप्लीकेशन में ऐड नहीं कर सकते, उनको अपना एक सेपरेट एप्लीकेशन लॉन्च करना पड़ेगा। तो इस पेज पे यहाँ नेक्स्ट टैब है एलिजिबिलिटी, जहाँ पे आपको क्रिस्टल क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप एलिजिबिलिटी के लिए आप ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल है या नहीं है और क्या-क्या क्राइटेरियाज हैं कि आप ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल होंगे। ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप के लिए सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि आप एक परमानेंट रेजिडेंट PR होल्डर होने चाहिए या तो फिर आप एक एलिजिबल न्यूजीलैंड सिटीजन होने चाहिए जब आप अपना ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं।
उससे पहले एक्चुअली। तो ओनली अ पीआर और एलिजिबल न्यूजीलैंड सिटीजन कैन अप्लाई फॉर अ ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप। इस पेज पे एन एलिजिबल न्यूजीलैंड सिटीजन की डिटेल्स है कि कौन कौन किस किस को एलिजिबल न्यूजीलैंड सिटीजन कंसिडर कर रहे हैं व्हेन अप्लाइंग फॉर ऑस्ट्रेलियन सिटीजन। तो इस पेज पे आपको बाकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे है रेसिडेंस रिक्वायरमेंट। ये रेसिडेंस रिक्वायरमेंट सबसे सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है रेसिडेंस रिक्वायरमेंट। सो पहला है आपका पीआर, कि आप एक परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए। और दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है आपकी रेसिडेंस रिक्वायरमेंट। रेसिडेंस रिक्वायरमेंट में ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि रेसिडेंस डेट कब से स्टार्ट करनी है। जिस दिन वीज़ा ग्रांट हुआ है, द डेट व्हेन यू got your visa granted, और the date when you first entered the country। तो वो ड्यूरेशन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आप रेसिडेंस रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं या नहीं, उसमें सबसे ज़्यादा डाउट्स होते हैं और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो बहुत ही बेसिक और बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीज़ है। आपकी डेट ऑफ आपकी वीज़ा ग्रांट डेट आपका कैलकुलेशन नहीं करती है। कैलकुलेशन के लिए आप यूज़ करेंगे जिस डेट को आप ऑस्ट्रेलिया में एंटर हुए हैं। फर्स्ट एंट्री, जिस दिन आपने ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट एंट्री की है, वो डेट से आप कैलकुलेट करेंगे कि आप रेसिडेंस रिक्वायरमेंट मीट करते हैं या नहीं है। जनरल रेसिडेंस रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये अंडरस्टैंड करना कि वो 4 साल आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी सेक्शन में होता है कि आप की डेट ऑफ एंट्री, आपकी ऑस्ट्रेलिया में डेट ऑफ एंट्री से लेकर आज तक अगर आपके 4 इयर्स हो गए हैं, तो आप सोचेंगे आप एलिजिबल हैं। बट उसके साथ एक सेकंड पॉइंट और है, वो है कि आप ऑस्ट्रेलिया में पिछले 12 महीनों में कहीं बाहर न रहे हो 90 दिन से ज़्यादा, मोर देन 90 डेज। सो वो है ये कि इफ़ यू आर अवे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया फॉर नो मोर देन 12 मंथ्स, अगर आप ऑस्ट्रेलिया से 12 महीने से ज़्यादा बाहर नहीं है पिछले 4 सालों में, तो आप एलिजिबल हैं। रेसिडेंसी स्टेटस, जैसे मैंने बताया, रेसिडेंसी स्टेटस कैसे कैलकुलेट करेंगे, कब से कैलकुलेट करेंगे, तो वो बहुत ही बेसिक है। वीज़ा ग्रांटेड, अगर आपका ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा तब लगा है, अगर आपको परमानेंट रेसिडेंट तब मिला है जब आप ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी थे, तो आपकी वीज़ा ग्रांट डेट को कंसिडर किया जाएगा। और अगर आपका ऑस्ट्रेलिया अ, आपका पीआर तब लगा है जब आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं थे, तो आपकी फर्स्ट एंट्री जब ऑस्ट्रेलिया में होगी ऑन पीआर, वो आपकी रेसिडेंसी कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करेगी। दैट डेट, your first entry date in Australia on your PR will be used as your residency calculation, will be used for your residency calculation। तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर आपने पीआर अप्लाई किया और उस समय आप ऑस्ट्रेलिया में थे, तो आपका पीआर ग्रांट डेट को कंसिडर करेंगे आप अपनी कैलकुलेशन के लिए। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं थे और आपकी पहली एंट्री ऑस्ट्रेलिया में अपने पीआर पे जिस डेट पे आप कर रहे हैं, उस डेट को आप यूज करेंगे अपनी परमानेंट रेजिडेंसी कैलकुलेशन के लिए। कुछ कंडीशंस में एग्जेम्पशंस हैं, स्पेशल सर्कमस्टांसेस है, हम उनमें नहीं जाएंगे। उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इमी वेबसाइट पे मिल जाएगी। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है। डिफेंस मिनिस्ट्रियल डिस्क्रिशन, स्पेशल रेसिडेंस रिक्वायरमेंट और न्यूजीलैंड सिटीजन्स के लिए अलग इन्फॉर्मेशन है। सेकेंड एलिजिबिलिटी है कैरेक्टर रिक्वायरमेंट। यू शुड बी ऑफ ए गुड कैरेक्टर, यू मस्ट बी ऑफ ए गुड कैरेक्टर। ये बेसिक गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट। कोई भी क्रिमिनल केसेस नहीं होने चाहिए आपके पास, आपने कोई फ्रॉड नहीं किया हो, uh, आपका किसी ऐसे लोगों के साथ रिलेशन ना हो जिन पे कुछ केस चल रहे हो या कुछ फ्रॉड हो, कुछ कन्विक्ट्स हो। ऐसा ये सारी कुछ डिटेल्स हैं इस पेज पे जो आप जाके देख सकते हैं। नॉलेज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वो असेस कर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज को असेस करने के लिए
ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप टेस्ट में आपको 75% से ज़्यादा स्कोर आना चाहिए। अगर आप सिटीजनशिप टेस्ट में 75% से ज़्यादा स्कोर ले रहे हैं, तो वो ऑलरेडी प्रूव कर रहा है दैट यू हैव English knowledge required for citizenship. So you don't have to go through another IELTS or PT exam to prove that you have basic knowledge of English. आपको कोई ज़रूरत नहीं है दूसरा इंग्लिश एग्जाम देने की। आपको सिर्फ सिटीजनशिप टेस्ट में जाके 75% से ऊपर स्कोर करना होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।